सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। थोड़ा लाउड करिए। कई साथियों ने कहा कि हरियाणवी बोली के ऊपर थोड़ा विस्तार से बातचीत की जाए और ख़ास तौर पर विकास शर्मा ने तो विशेष अनुरोध के साथ कहा कि इसके ऊपर आप 10-20 मिनट का कोई वीडियो बनाएं। इसलिए मैं कुछ प्रयास कर रहा हूं हरियाणवी बोली और उसके अंचलों की विविधता के ऊपर कुछ बातचीत करने की। दोस्तों, ये जो दौर है कोरोना काल, हम सब जानते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही बचाव है कि अपने घर में रहो और दूरी बना के रखो। सामाजिक डिस्टेंस का जहाँ तक सवाल है, समाज में ज़रूरतमंद लोगों के हमदर्द बने, उनकी मदद करें और जब भी बाहर जाएं मास्क वगैरह लगा के जो भी प्रबंध हम कर सकते हैं दूरी बनाए रखने का वो करें, यही बचाव है। तो इस सब को उगाते हुए निभाते हुए उम्मीद करता हूं कि जो लोग मुझे सुनेंगे वो सब स्वस्थ होंगे और देश में, दुनिया में, हमारे राज्य में, हरियाणा देश में सभी जगह सुख शांति रहे, स्वास्थ्य सबका सही रहे, ये उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ हरियाणवी बोली के ऊपर हम बात करते हैं। जब हम हरियाणवी बोली की बात करते हैं तो सबसे पहले मसला है बोली का, कि बोली क्या है। अपने यहाँ प्रचलित हैं बोली और बाणी और पानी को लेकर के कहावत के कोस कोस पे बाणी बदले, 3 कोस पे पानी, 4 कोस पे पानी भी कह देते हैं। कुछ लोग इसको उल्टा कह देते हैं, कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे या 4 कोस पे बाणी। और कई ऐसा भी कहते हैं कि 4 कोस पे पानी बदले, 8 कोस पे बाणी। लेकिन इसमें क्योंकि ये मुहावरा है और मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो भी होते हैं वो प्राय के ऊपर आधारित होते हैं, ज़्यादातर चरितार्थ होने वाली चीज़ों के ऊपर बनते हैं। ये कोई साइंटिफिक सिद्धांत तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक गांव में ही एक एरिया की बोली अलग मिल जाती है और एक एरिया की बोली अलग मिल जाती है। एक गांव में जातियों में भी बोलियों की विभिन्नता लहजे के लिहाज से मिल जाती है। अपर कास्ट की बोली और तथाकथित निम्न जातियों की बोली में भी आपको अंतर मिल जाएगा। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। हरियाणा में रोड जाति, चाहे वो सोनीपत के एरिया की, चाहे वो अम्बाड़ा के एरिया की, रोड जाति की जो बोली है वो प्राय एक जैसी है, जबकि दूरी बहुत है अम्बाड़ा के किसी गांव की और सोनीपत के किसी गांव की, फिर भी प्राय एक जैसी मिल जाती है और उसको हरियाणा की दूसरी बोलियों से अलग पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार से जो निम्न जातियों में आते हैं, जैसे डेहा है, सांसी है, सिकलीगर है, ये जो ताले लगाने वाले या ताले संवारने वाले हैं, मतलब इस तरह की जातियां हैं जो उनकी बोली जो है वो अलग से पहचान ली जा सकती है। इसलिए मतलब ये कोई 100 की 100 बात तो नहीं है कि कोस कोस पे पानी या बाणी बदल जाता है। ये तो बिल्कुल नज़दीक पे भी बदल जाता है और कई बार बड़े एरिया में भी नहीं बदलता। फिर भी जब हम विविधता की बात करते हैं तो ये मान के चलेंगे कि इनमें एरिया वाइज, जाति वाइज और प्रभुत्व के लिहाज से, गरीबी अमीरी के लिहाज से भी कई बार अंतर दिखाई देते हैं। जब हम हरियाणा की बोली, जिसको हम हरियाणवी कहते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं तो 2-3 तरह से इसके नाम सामने आते हैं। जैसे बांगरू, जबकि बांगरू पूरी हरियाणवी नहीं हो सकती। जाट्टू, ये भी पूरी हरियाणवी इसको हम नहीं कह सकते।
पाकिस्तान में जो लोग यहाँ से गए हुए हैं, जो हरियाणा से हिजरत करके गए हैं 47 में, वो ज़्यादातर इस बोली को रांगड़ी बोली कहते हैं। तो अब मतलब रांगड़ जाति के लोग, रांगड़ राजपूत वहाँ ज़्यादा गए हैं, इसलिए वो, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, डोमिनेट करते हैं यहाँ से गए हुए, तो वो रांगड़ी कहते हैं। हरियाणी भी कहते हैं इसको, या हरियाणवी। हरियाणवी शब्द थोड़ा सा ज़्यादा जचता है, क्योंकि टोहाना से टोहानवी, लुधियाना से लुधियानवी, नरवाना से नरवानवी, तो हरियाणा से हरियाणवी थोड़ा सा कहने में भी अच्छा लगता है। कुल मिला के जो ये बोली है हमारी, इसको जब हम इसकी जब जांच पड़ताल तलाश करते हैं, तो हमने हरियाणा के अंचलों को समझना पड़ेगा एक तो, नंबर दूसरे हरियाणा के आसपास के जो राज्य हैं, एरिया हैं, उनका जो प्रभाव है हमारी बोली के ऊपर, या यूँ कहिए कि हमारी बोली का उनके सीमांत क्षेत्रों पर जो प्रभाव है, दोनों तरफा कही जा सकती है, वो देखना भी ज़रूरी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय की बीए की थर्ड ईयर में डॉक्टर रीता गौड़ ने एक प्रस्तावना दी है। उसने लिखा है कि हरियाणा के जो 9 ज़िले हैं, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, हिसार, सिरसा, गुड़गांव, जींद, नारनौल, भिवानी, जिसको कैथल तक भी ले जाया जा सकता है, ये जो एरिया हैं, ये राजस्थान का ही एक हिस्सा रहा है, और इसको बांगड़ू बोली कहते हैं, जो राजस्थानी की उपभाषा है। ये प्रस्तावना मैंने पढ़ी थी, श्रीमान सत्यनारायण सोनी हैं वहाँ राजस्थान के विद्वान, उनकी वाल पे, फेसबुक पे। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है, क्योंकि यदि मैं नक्शे में देखते हुए देखूं तो ये जो एरिया उन्होंने बताया, ये पानीपत और जींद या कैथल का निचला एरिया, वहाँ से लेकर के पूरा दक्षिण जो दिशा है, जिसमें सिरसा से लेकर के और पलवल तक, फरीदाबाद तक, ये भिवानी वगैरह सब आगे, ये सारा एरिया उन्होंने अपनी राजधानी के अंतर्गत लिया है। जबकि कैथल में, जींद में, पानीपत में, रोहतक में, हिसार के ऊपर वाला एरिया में, फतेहाबाद के उकलाना टोहाना के एरिया में, और भिवानी से जींद की साइड के एरिया में बागड़ी बोली नहीं बोली जाती, तो इसको बांगड़ू नहीं कह सकते। नंबर दूसरे, सिरसा में फतेहाबाद का रतिया एरिया, इसे ऐसे ही हिसार का बरवाड़ा से नीचे का एरिया, या ये भिवानी का और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जो रिवाड़ी का और गुड़गांव का जो एरिया है, मेवात और पलवल भी बीच में आगे, इनमें बांगरू नहीं बोली जाती। तो उनकी प्रस्तावना जो है अपने आप में ही कम पड़ जाती है। हाँ, इसने मुझे एक चीज़ सोचने के लिए और जगह दी कि बसासत के लिहाज से हम प्रायः 2 तरह की बसासत पे विचार करते रहे हैं हरियाणा में, बागड़ी और देशवाड़ी। लेकिन इस बात ने ये तथ्य दे दिया कि जो राजस्थान से जो कम्युनिटी या जो लोग हरियाणा में आए और यहाँ आकर के बस गए, तो उन्होंने अपने साथ वो अपनी कल्चर लेके आए, अपनी बसासत के स्वरूप लेके आए, अपनी जो भी सामाजिक बुनतर थी उसको लेके आए, यहाँ उसका प्रभाव भी हुआ, और उन्होंने जो राजस्थान की बसासत थी उस लिहाज से खुले खुले मकान, बड़े बड़े और बहुत खुले मैदान, जैसा, क्योंकि राजस्थान में आबादी कम और ज़मीन ज़्यादा, उस लिहाज से वो यहाँ भी उन्होंने इस तरह का प्रभाव डाला। तो बसासत में बागड़ी बसासत अलग से दिखाई देने लगी, और यहाँ के जो स्थानीय रहने वाले लोग थे, जो देसी जिनको कहते थे, वो लोग, जिनको देशवाड़ी नाम पड़ गया फिर उनका, यानी जो यहाँ के स्थानीय लोग थे
स्थानीय बसासत थी देशवाड़ी, जिसमें बड़ी बड़ी हवेली, दरवाजे, बड़ी बड़ी परस, अथाई, चौपाट जिसको कहते हैं, ये मिलती हैं। चाहे अंदर से कच्चा घर हो लेकिन गली के ऊपर पक्का ज़रूर दिखाएंगे। शान शौकत मानी जाती है मकानों पे खर्च करने की। ये जो पूरा एरिया जो उन्होंने अपनी बातचीत में ले रखा है, जो हरियाणा के जो 9-10 ज़िले, इसमें ये है। तो ये बात तो मुझे लगती है कि बागड़ी और देशवाड़ी, ये जो दो बसासत के अलग अलग बसासत के आधार पर दो एरिया बनते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन बोली के लिहाज से मुझे नहीं लगता। तीसरा एक एरिया बचता है करनाल, और करनाल से ऊपर का कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला वगैरह का जो ऊपर का एरिया, जिसमें 6-7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये बच गया। फिर बसासत के लिहाज से इस एरिया को क्या कहेंगे? एक तो इसमें नर्दक का एरिया, बड़ा एरिया नर्दक का ही है, और ऊपर कौरवी बोली जाने वाला एरिया है। नर्दक का ही एरिया बोलते हैं कुरुक्षेत्र को भी, लेकिन वहाँ बोली बदल जाती है थोड़ी सी। नर्दकी जो करनाल की, आसंद की, जुंडड़ा की बीच की बोली है, जो नीलोखेड़ी की, और ऊपर फिर जो कुरुक्षेत्र की बोली है वो उसमें जो ऊपर वाले ज़िलों से जो पुआध का एक क्षेत्र जिसको कहते हैं हम, पुआधी बोली का प्रभाव कुरुक्षेत्र से ऊपर वाले एरिया में, और उधर आपके यमुनानगर में, अम्बाड़ा में, पंचकुला में, और कैथल के ऊपरी हिस्से में जैसे ये है गुला, चीका, और उधर पेवा का एरिया, इस्माइलाबाद और अम्बाड़ा तक, ये एरिया पुआध का एरिया बोलते हैं। हमारे इधर मिड हरियाणा में उस एरिया को बोलते हैं जंगल। जंगली बसासत के आधार पर एक तीसरा क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्थायित्व इस तरीके से ज़्यादा नहीं बना, खासकर कुरुक्षेत्र से ऊपर के एरिया में, कि वहाँ पर आक्रमणकारियों का एक प्राय आना जाना सा बना रहता था, और वो इतना ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा स्थायित्व के ऊपर नहीं रखते थे कि बहुत बड़े बड़े खर्चे करके गांव के बसासत के ऊपर करते। बहुत बड़े बड़े मकान बनाना, परस चौपाट बनाना, ये जो बसासत के जो थोड़े बहुत पैमाने हैं, 1-1, 2-2, वहाँ कम मिलते हैं। तो कुल मिला के बसासत के लिहाज से तो ये 3 एरिया मैं समझता हूँ, बागड़ी, देशवाड़ी और पुआध या जंगली। अब जब बोली की बात करते हैं तो अम्बाड़ा का ऊपर का एरिया जो आजकल पंचकुला है, जिसमें चंडीगढ़ भी आ गया, और अम्बाड़ा का जो पश्चिमी हरियाणा है, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल का ऊपर का नैली का एरिया, इवन जींद का भी नरवाणा से ऊपर का एरिया, फतेहाबाद, सिरसा, ये जो एरिया पंजाब के साथ लगता है, इसके ऊपर पंजाबी भाषा का असर दिखाई देता है आपको बोली में। इसी प्रकार सिरसा से और नीचे आ जाओ आप बिल्कुल मेवात तक, ये जो एरिया जो राजस्थान के साथ लगता है, इसके ऊपर आपको बागड़ी का भी असर दिखाई देगा। सिरसा है, हिसार का निचला एरिया, फतेहाबाद का रतिया वाला एरिया है, भिवानी का नीचे का एरिया है, इवन चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, और फिर ये रेवाड़ी है, अहिरवाटी यहाँ से शुरू हो जाती है फिर, और गुड़गांवा, मेवात, ये एरिया, इसके ऊपर राजस्थानी बोली का, राजस्थानी भाषा का असर आपको साफ दिखाई देता है, लहजे में खास तौर पर, डायलेक्ट में। और शब्दों का मिश्रण तो पूरे हरियाणा में मिल ही जाएगा, क्योंकि शब्द तो बहते हैं पानी की तरह से, क्योंकि भाषा बोली जो है सामाजिक उत्पादन है। समाज जहाँ तक जाता है भाषा बोली ले करके जाता है। फरीदाबाद और पलवल के ऊपर उत्तर प्रदेश का ब्रिज का असर आपको साफ दिखाई देता है। जब हम पूरे हरियाणा को आंचलिक आधार पर बांटते हैं तो इसको मैं कहूँ कि 9-10 एरिया में बांटा जा सकता है, जिसके आधार पर फिर बोलियों को भी जांच पड़ताल की जा सकती है, बोलियों की भी। ऊपर का एरिया यदि हम ऊपर उत्तर से शुरू करते हैं पंचकुला से, तो ये पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर का एरिया, और कुरुक्षेत्र का भी कुरुक्षेत्र शहर से ऊपर का एरिया, और कैथल डिस्ट्रिक्ट का जो गुला, चीका वाला एरिया है, और ये उधर पेवा का ये एरिया जो है, इसको पुआध का एरिया बोलते हैं।
पुआध का एरिया, जिसमें पुआधी बोली बोली जाती है, जिसमें पंजाबी का पुट ज़्यादा है, हिमाचली का भी असर है और उत्तराखंड यूपी का भी कहीं कहीं, यमुनानगर के एरिया में ख़ास तौर पर दिखाई देता है। लेकिन ख़ास तौर पर जो पंजाबी के एरिया से प्रभावित एरिया है, पुआध बोलते हैं। मैंने एक साथी से बातचीत की, हमारे मित्र हैं एक, गुरनाम सिंह अकीदा, पत्रकार हैं पंजाब में, तो उन्होंने कहा कि जो पुआध का जो एरिया है, पुआध जो नाम पड़ा है, ये लाहौर से जब 1858 में लाहौर के साथ जुड़ गया था सीधा प्रशासन हरियाणा का भी, तो उसके बाद में दिल्ली तक का जो एरिया है लाहौर से पूर्व का, इस पूर्व के आधे हिस्से को पूर्वार्ध, आधे हिस्से को पुआध कहते हैं। ये यूँ मान लो कि भाई कुरुक्षेत्र तक का हिस्सा। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने, वैसे तो उन्होंने हवाला दिया था एरिसन का, कोई इंग्लैंड का अंग्रेज़ कोई विद्वान हुआ है जिसने इसके ऊपर खोजबीन की, लेकिन एक और बात बताई उन्होंने कि ख़ास तौर पर पहाड़ी जो एरिया है ऊपर का, उत्तराखंड लग गया, हिमाचल प्रदेश लग गया, ऊपर चंडीगढ़ से ऊपर का एरिया सारा जिसमें पहाड़ी एरिया है, वहाँ से लोग नीचे समय समय पर अपने भेड़ बकरियों को लेकर, अपने पशुओं को लेकर के, या वैसे भी नीचे मैदान में आते हैं, लोग आते रहे हैं, और वो किसी भी काम से, और वो आते रहे हैं और आकर के फिर जाते भी रहे हैं। लेकिन एक आदमी मान लो कोई 6 महीने, साल रहा, 2 साल रहा और फिर वापिस चला गया या वहीं बस गया, तो निश्चित तौर पर वो उसका असर तो डालेगा बोली बाणी का, तो उनका असर है। और क्योंकि हरियाणा तो पंजाब के साथ तो बहुत लंबे दौर से जुड़ा ही रहा है, महापंजाब का हिस्सा ही रहा है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो पंजाबी का कुदरती बात है कि वो असर आएगा ही आएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र शहर से नीचे का एरिया, करनाल का एरिया, जिसको हम नर्दक बोलते हैं। नर्दक, नर्दक के बारे में 2 बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नर्दक में निर्दयता से नर्दक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, लोग उदाहरण भी देते हैं। दूसरा एक है इसका निर्दुख, यानी बिना दुख के लोग, भाई इस एरिया में अच्छा उत्पादन होता रहा है हमेशा और सुखी रहे हैं लोग, तो दुख नहीं रहा कभी, ऐसा भी मतलब नर्दक के बारे में कहते हैं। खैर जो भी है, मतलब ये तो एरिया वाइज अलग अलग कहानियाँ हैं। इस एरिया में ये नर्दक का एरिया जो है, नर्दकी और कोरवी 2 तरह से बोलियाँ बोली जाती हैं। ऊपर पुआधी का मैंने जिक्र किया, इसके बाद आ गया नर्दकी या कोरवी, करनाल का पूरा एरिया आ गया। फिर आते हैं ये पानीपत, सोनीपत, रोहतक, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं खादर का एरिया। एरिया वाइज बता रहा हूँ मैं, बोली वाइज नहीं, क्योंकि बोली के हिसाब से तो रोहतक के लाखन माजरा से जींद की साइड में आ जाओ, सोनीपत के गोहाना से जींद की साइड में आ जाओ, और पानीपत के आप सफ़ीदों यानी पानीपत के मिड से लेकर के और जींद की साइड में आ जाओ, ये सारा एरिया जो है ना, ये बांगरू बोली बोलता है। और यही वजह है कि ज़्यादा एरिया में बांगरू बोली बोली जाती है, तो लोग हरियाणवी को बांगरू ही कह देते हैं, जबकि पूरे हरियाणा को कवर नहीं करती है। तो ये जो पानीपत का है, सोनीपत का ये जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं खादर। फिर कैथल, जींद, फतेहाबाद का उकलाना, टोहाना, हिसार शहर से जींद की साइड का एरिया, भिवानी शहर से जींद की साइड का एरिया, और ये जो एरिया है जिसको हम बांगर कह देते हैं, जिसमें बांगरू बोली बोली जाती है। अब रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये जो दिल्ली के चारों तरफ, 3 तरफ जो एरिया है, सोनीपत, इन तीनों साइड में दिल्ली के सत्ता के केंद्र होने की वजह से दिल्ली में आना जाना लोगों का, तो दिल्ली का असर आपको दिखाई देगा। दिल्ली की जो बिल्कुल मिली जुली सी बोली है, जिसमें हरियाणवी भी है, जिसमें यूपी का पुट भी है, जिसमें ज़्यादा किसी दौर में उर्दू का प्रयोग होता था, क्योंकि सत्ता का केंद्र रहा है दिल्ली, और सत्ता के साथ ये जो नज़दीक के लगते हुए एरिया हैं, इनका आना जाना दूर के क्षेत्र से ज़्यादा ही रहा है।
तो दिल्ली का भी असर है। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हरियाणा की बोली का असर दिल्ली के गांव में भी है और दिल्ली का असर हरियाणा के गांव में भी है। फिर आ जाते हैं हम और नीचे, गुड़गांवा, अरीवाड़ी, ये जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं अहिरवाल का एरिया, अहिरवाटी कह देते हैं, जिसमें अहिरवाटी या अहिरवाली, अहिरवाल की बोली का अपना लहजा जिसमें है, बागड़ी भी है और अहिरवाटी भी है, शामिल है। मेवात आजकल तो पूरा डिस्ट्रिक्ट बन गया है एक अलग से, मेवात ज़िला है और मेवाती बोली जाती है। पलवल फरीदाबाद जो एरिया है ये ब्रिज का एरिया है, जिसमें ब्रिज की भाषा का असर साफ साफ दिखाई देता है। फिर आ जाते हैं हम नीचे से घूमते हुए महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी का कुछ एरिया, और ऊपर हिसार का राजस्थान से लगता, फतेहाबाद का राजस्थान से लगता और सिरसा का राजस्थान से लगता एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, इसको हम बागड़ कहते हैं, जिसमें बागड़ी भाषा का प्रयोग, बागड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। जैसे सिरसा में पंजाबी और बागड़ी बोली जाती है, फतेहाबाद में पंजाबी, बांगरू, बागड़ी तीनों बोली जाती हैं, हिसार में बागड़ी बांगरू बोली जाती हैं, भिवानी में बागड़ी बांगरू बोली जाती हैं, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ में बागड़ी और अहिरवाल की बोली जाती है। रेवाड़ी पूरी तरह से अहिरवाटी का गढ़ है। गुड़गांव में आपको कुछ मेवाती बोली मिल जाएगी, कुछ आपने कहीं कहीं ब्रिज का भी असर मिल जाएगा और अहिरवाटी का तो ज़्यादा एरिया है ही। और ऐसे ही झज्जर का, ख़ास तौर पर नाहड़ से इधर का एरिया जो है जिसमें अहिरवाल का प्रभाव है, और नाहड़ से ऊपर जो झज्जर तहसील होती थी, भादरगढ़, रोहतक से लगता है ये एरिया, इसमें बांगरू बोली जाती है। एक एरिया बचता है जमुना के साथ लगता जो एरिया है, ऊपर से लेकर के यमुनानगर के एरिया से लेकर के और नीचे तक दिल्ली तक आते और दिल्ली से फिर फरीदाबाद, पलवल तक। जमुना के पूर्व का एरिया जिसको हम कहते हैं पार का, पूर्विया, हमारे इधर जब उधर से लोग आते हैं तो उनको पूर्विया बोलते हैं, वो अपनी बोली बोलते हैं, बिल्कुल हरियाणवी जैसी बोली है, लहजा में थोड़ा सा फर्क है। और वो लोग जमुना से इस पार, हरियाणा के पार के एरिया को कहीं कहीं खादर भी कहते हैं, कहीं कहीं बांगर भी कहते हैं, क्योंकि जो जमुना नदी है ये एक किस्म से यूँ मान लो कि सीमा है। तो बांगर का एरिया से भी प्रभाव, बांगरू बोली का भी प्रभाव है इस एरिया पे, और खादर का भी प्रभाव है इस एरिया पे, कोरवी का भी प्रभाव है इस एरिया पे, ऊपर यमुनानगर तक पुआधी का भी प्रभाव है इस एरिया पे। तो वो जो है उधर वाले, पार वाले, इसको खदरा, खादर या बांगर कहते हैं। तो कुल मिला के जब हम इस एरिया के हिसाब से बोलियों की जांच पड़ताल करते हैं तो हरियाणा में बागड़ी, अहिरवाली, मेवाती, ब्रिज, पूर्वी, कौरवी, जिसको नर्द की कह सकते हैं ओब्लिक में, पंजाबी, बांगरू और पुआधी, ये 9-10 तरह की बोलियां बोली जाती हैं। अब मतलब कोई ये कहे कि बांगरू हरियाणवी है, नहीं, यानी अगर पूरे हरियाणवी का यदि हमने खाका खींचना है तो फिर इसमें से किसी भी बोली को नहीं छोड़ा जा सकता। कोई भी बोली जो है उसको कम बत्ती करके नहीं देखा जा सकता। बांगरू इसलिए कह देते हैं जो ज़्यादा एरिया में बोली जाती है। दूसरी बात ये है, बातचीत में कई बार आ भी जाता है कि जो है ना अक्खड़ सी बोली है, और जो हरियाणा के लोग जब बाहर जाते हैं तो प्राय चाहे वो शेखावटी के एरिया का ही क्यों ना हो, चाहे बागड़ी हो या चाहे वो पंचकूला का ही क्यों ना हो, जब उसको हरियाणा की पहचान की तरह से अपने आप को स्थापित करना होता है तो वो रोहतक की या जींद की बोली बोलता है। अक्खड़ है, एंडी सा दिखाना अपने आप को, है रफ टफ दिखाना, जबकि सच्चाई नहीं है ये। रोहतक की बोली जो दिल्ली के आसपास का एरिया ना, रोहतक से ऊपर का एरिया, उसमें दिल्ली का प्रभाव है, और दिल्ली के अंदर जो सत्ता का केंद्र रहा है तो निश्चित तौर पर अकड़ भी रही है, खड़ापन रहा है, खड़ी बोली जिसको हम कहते हैं, उसको छोड़ दें तो रोहतक की बोली में रस है। जैसे एक उदाहरण देते हैं ना कि भाई हमारे एरिया का, जींद की साइड का कोई बंदा उधर चला गया रोहतक साइड में और उन्हें पानी मांग लिया,
तो वहाँ की औरत कहती है कि जी लोटे में ले आऊँ बखोरे में। उन्होंने बोला एक बार और कहते मेरा तो मुँह में पेट भर गया। ये मीठी बोली है। बांगरू बोली भी बड़ी मीठी बोली है, बहुत लहजेदार बोली है। मतलब इसको देखो, जल्दी में जब हम बोलते हैं तो मज़ा आता है, जब बनावट के हिसाब से बना के बोलते हैं ना दिखान खातर, तो फिर इसमें अखड़पन भी आ जाता है। उसका कारण भी अखड़पन का, क्योंकि यहाँ का जो जनजीवन रहा है वो ज़्यादा सख्त रहा है, ज़्यादा कठोर रहा है, संघर्ष का रहा है। पानी कम था, जब बारिश होती थी तो अनाज होता था, नहीं तो सूखा भी था ये एरिया। और नहीं देखा जाए तो मतलब यदि बांगर में हम किसी से बात करते हैं तो भी हो आओ भाई, इस तरह से बोलते हैं। मतलब बोली में रस है। और बागड़ी की, मेवाती की, और क्या नाम है अहिरवाल की या ब्रिज की, उनकी तो बात ही क्या है। उसमें तो मतलब हम जब सुनते हैं तो मज़ा आता है सुनते हुए। और ऊपर का एरिया जो है, हाँ खदराई में, खादर में थोड़ा सा खड़ापन है, निश्चित तौर पे है खड़ापन है, अकड़पन कहिए इसको, लठमार कहिए, जो भी मतलब पराय जो जो बातें बोली के लिए प्रयुक्त होती हैं। कुरुक्षेत्र के एरिया में, यमुनानगर के एरिया में, अम्बाड़ा के एरिया में जो बोली बोली जाती है बड़ी प्यारी बोली है, आनंद आता है सुन करके। इस सब के बावजूद ज़्यादातर बांगरू का ही प्रभाव या प्रयोग क्यों होता है, इसका एक वजह, इसकी एक वजह है क्योंकि किसी भी बोली का जब हम असर देखते हैं तो उसका लोक साहित्य उठाते हैं, उसका कितना असर है। लोक साहित्य में मोटे तौर पर जितने शांगी भजनी हुए हैं प्रायः वो दिल्ली के आसपास के, सोनीपत रोहतक के आसपास के एरिया के, या इधर हिसार भिवानी के आसपास के रहे हैं, और उन्होंने इसी बोली का प्रयोग किया। नंबर एक। नंबर दूसरे, इससे अलग एरिया के भी जो लोग इस क्षेत्र में आए, जो भजनी हुए, सांगी हुए, जिन्होंने लिखा भी और जिन्होंने बोल के भी अपना कथावाचन किया या गीत रागनी गाए, वो भी गीतों को, रागनियों को इसी बोली में ही गा करके गर्वान्वित होते हैं, प्राय इसी बोली में भी गाते हैं। हमने अम्बाड़ा के गायक को भी सुना, कुरुक्षेत्र के गायक को भी सुना, जब वो रागनी गाता है तो रागनी इसी बोली में गाता है, वो जिस बोली में वो लिखी हुई है, और लिखी हुई ज़्यादातर खड़ी बोली के आसपास की है। मतलब आप देखेंगे कि सांग का जो आविष्कार है वो महेंद्रगढ़ के एरिया से होता है, नारनौल के एरिया से होता है बिल्कुल, जिस कई बार तो 13वीं शताब्दी तक लोग ले जाते हैं उसको। मेवात में सादुल्ला, हजरत सादुल्ला खां, जिसको दूसरे तीसरे नंबर पे लेते हैं हम, जिसकी महाभारत रामायण बड़ी चर्चित है, मैं उसके एक दो बात आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें लगता ही नहीं कि वो मतलब मेवाती है ये। अगर वो ये मेवाती है तो फिर मेरी बोली में उसमें कोई फर्क नहीं है। उसने लिखा है कि जाको साथी को नहीं वाको शहर उजार, सादुल्ला वाकी बदद आप करें करतार। बदद यहाँ मदद के लिए कहा गया। जाको साथी को नहीं वाको शहर उजार, जिसका कोई साथी नहीं उसके लिए शहर जो ना उजाड़ है। और सादुल्ला कहते हैं कि उसकी मदद तो करतार करेंगे, यानी ईश्वर करेंगे। इसमें थोड़ा ही तो फर्क है बांगर की बोली में और उस बोली में। बैठे पूरी न पड़े बैठे देगो कौन, बैठे पूरे को नहीं पाटे, बैठे बैठे कौन देवेगा। जो धंधों में से धन उपजे तो पंखा में से पौन, जिस तरह से धंधा करने से अन्न उपजता है, धन उपजता है, वो वैसे ही उपजता है जैसे पंखे में से पवन पैदा होती है। यानी चरई वेती जिसको हम कहते हैं कि चलना ही धर्म है, करना ही धर्म है, काम करने की इसमें कितनी गजब की शिक्षा है, ठेठ लोक में है। बैठे पूरे ना पाटे भाई। एक और पद है उसका सादुल्ला का जो मैं 2-3 पकड़ पाया। सत पे दुनिया में दो ही, एक बेटी एक बैल है। अब ये तो बिल्कुल मैं जींद की बोली बोल रहा हूँ। सत पे दुनिया में दो ही, एक बेटी एक बैल, हाथ पकड़ गैलें करें काही परदेसी की गेल। किसी भी परदेसी के साथ उसको साथ में कर देते हैं।
सिर्फ का ही शब्द जो है इसको कह लीजिए आप मेवात का। नहीं तो ये मतलब हमने पढ़ा कितना है, बहुत ही कम, शोध वगैरह भी बहुत कम हुए हैं हरियाणवी के ऊपर। कुछ लोगों ने किए हैं, पुराने लोगों ने किए हैं, जिसमें केसी यादव का नाम आता है, शंकरलाल का नाम का नाम आता है, पूर्णचंद शर्मा का नाम आता है, अपने देवी शंकर प्रभाकर हैं उनका नाम आता है, और कुछ आलोचनात्मक दृष्टि से हरियाणा के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के ऊपर डॉक्टर ओपी ग्रेवाल ने कुछ लिखा है। लेकिन वो जो कुछ भी लिखा है, या और लोगों ने भी लिखा होगा, मैं सबके नाम ना भी ले पाऊँ तो ये रामफल चहल ने भी काम किया है, और भी लोगों ने किया होगा बोली को लेकर के खास तौर पर, और हरियाणा के लोक साहित्य को समझने के लिए। तो उस सब को हमने कहाँ पढ़ा है? किसी एक एरिया की उठा ली और उसकी व्याख्या में लग गए और उसकी प्रतिष्ठा में लग गए। पूरे हरियाणा को समझने के लिए तो आपने पूरे हरियाणा की सारी बोलियों को बीच में रखना पड़ेगा। एक उदाहरण मेवाती का और दे करके मैं फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। मीरवजी हुए हैं, संत हुए हैं कोई उस एरिया के, मीरवजी कह सकते हो उसको। अपनी छब बनाए कर पी के पास गई, ये बहुत पुरानी कविता है, गाते हैं लोग, सूफी कविता है। अपनी छब बनाए कर पी के पास गई, जब छब देखी पीव की तो अपनी भूल गई। दिल दीपक दीवार जो जित देखूं उत तोय, कंकर पत्थर ठेकरी सभी आरसी होए। बिन पग बाजे घूंघरू बिना शंख भई घोर, बिन दीपक है गया चांदना मीरव जी अब क्या चाहे और। कितना सूफीज्म है इसमें, वो सूफी संत हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अहिरवाटी में और इस मेवाती में। तो कोई ज्यादा अंतर मुझे दिखाई नहीं देता। बागड़ी में थोड़ा बहुत डायलेक्ट में फर्क पड़ सकता है, और बांगरू के साथ भी थोड़ा बहुत लहजे में फर्क है। कुछ शब्द घूम फिर के मतलब थपेड़े खा के समय के बदल जाते हैं। बोली का ये एक गुण भी है, आगे बोली में ये ताकत होती है, बदलने की गुंजाइश होती है बदलने की। बोली में लचक होती है। बोली जो होती है वो कच्चापन लिए होती है। ये जो कच्चापन है, जो ये लचीलापन है, फेर बदल की गुंजाइश है, अनगढ़ सहजता है, ये और गतिमयता है, एरिया वाइज गति करती है और अपने हिसाब से बोली परिवर्तित होती है। ये उसका गुण है, उसकी सुंदरता है बोली की। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि हम पढ़ते कम हैं और इसके ऊपर अध्ययन शोध भी बहुत कम हुए हैं। और मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि जितना भर भी मैं कह पा रहा हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ नहीं है, मेरे अपने अनुभव भी हैं। तो इस एरिया पे बहुत गुंजाइश है काम करने की। और यदि आप चाहते हैं कि एक हरियाणवी एक हरियाणा, इसको स्लोगन की बजाय, नारे की बजाय, वास्तव में एक हरियाणी और एक हरियाणा और एक हरियाणवी, इस नारे को सही चरितार्थ करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो फिर पूरे के पूरे हरियाणा को समाहित करना पड़ेगा। किसी एक पर्टिकुलर एरिया को मतलब उससे नहीं रहा जा सकता, उसकी हदों में नहीं रहा जा सकता, उसको ज़्यादा को विस्तार के साथ देखना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें एक और भी है कि राजनीतिक तौर पर हरियाणवी बोली के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कम काम हुआ है। मतलब आप देखेंगे कि हिसार, भिवानी, सिरसा मोटे तौर पर राजनीतिक जो दबदबा है इन एरियाओं का रहा है पूरे हरियाणा में आज तक। लेकिन उन्होंने भी अपनी बोलियों को भी नहीं, भाई बागड़ी की बोली है या जैसे बिश्नोइयों की बोली पर इसका मारवाड़ का भी असर है, शेखावटी का असर है, और बागड़ी शेखावटी एक ही तरह से, मतलब एक ही रूप है इनका और साफ दिखाई देता है वो। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं काम किया। हाँ, वो एक काम जरूर करते हैं
जनता को यूज करने के लिए जनता में अपनी बोली तो बोलते हैं। मैंने देखा है चौटाला साहब को बोलते हुए देखा है, जो अपनी अपनी बोली में बोलता हो, भजनलाल को अपनी बोली में बोलते हुए देखा उन लोगों के साथ, बंशीलाल हामी तामी वो बोलते सुने हैं। लेकिन जब इधर आते हैं हरियाणा, बाकी हरियाणा को संबोधित करते हैं तो हिंदी में ही संबोधित करते हैं प्राय। और इधर का एरिया जो है वो तो अपनी शान शौकत समझता है कि हम हिंदी में बात करें। ठेठ बांगरू में बात करने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं आप। और पुआध के एरिया के या कुरुक्षेत्र कोरबी के एरिया के तो नेता भी नहीं बोलते, वो कभी भी पुआधी बोली में लोगों को संबोधित नहीं करते। या नर्तकी जो है वो नर्तकी बोली में या कोरबी बोली में लोगों को संबोधित नहीं करते। ये जो हीन भावना है, सबसे बड़ी बीमारी तो ये है। अपने से प्रेम करना, औरों को अपने साथ शामिल करना, उसको औरों को कदर देना, स्वागत सम्मान देना और अपनी चीज़ से प्रेम करना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात है। और एक बात और है कि जब हम हरियाणवी बोली को समृद्ध कर रहे हैं तो हम यूँ समझो कि हिंदुस्तान की जो हिंदी है, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, इसको ही समृद्ध कर रहे हैं, इसके साहित्य को ही समृद्ध कर रहे हैं। ये जो बाणी है, जिसको बाणी बोली बोलते हैं, कितने बड़े बड़े संत हुए हैं, चाहे कबीर है, चाहे रैदास है, चाहे वो नित्यानंद है, चाहे निश्चल दास है, चाहे गरीबदास है, या साधु रामगिरी हैं, या और जो लोग हैं, इवन ये जो बिश्नोइयों के बड़े संत हुए हैं, जम्बेश्वर, उन्होंने अपनी बोली में, अपनी बाणी में जो कुछ लिखा और कहा है, और अपनी बोली के आधार पर वो बड़े संत हुए हैं। तो ये ज़रूरी है। एक बात इसमें कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि कई बार ये विषय आता है कि हरियाणवी को भाषा की तरह से क्यों नहीं डिमांड की जाती हरियाणवी की। भाषा बढ़ने के लिए मुख्य तौर पर 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, बोलने वाले लोगों की संख्या। नंबर 2, उसका साहित्य। नंबर 3, शब्दकोश। और नंबर 4, व्याकरण। हरियाणवी बोली के पास मोटे तौर पर 4 चीज़ें हैं। जहाँ तक व्याकरण की बात है, अब आप व्याकरण की चीरफाड़ में बड़े रहिए। जब हम लालू प्रसाद यादव को सुनते हैं तो वो कहता है कि हम जाता हूँ, हम कहता हूँ। आप लगे रहो व्याकरण कि उसमें कि ये तो गलत बोल रहा है। पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझता है कि लालू प्रसाद यादव क्या कह रहा है। एक बार मुझे नारनौल जाने का मौका मिला अध्यापक संघ के सम्मेलन में। वहाँ एक नाटक देखा, मेरे एक डायलॉग याद है उसका। वो बच्चा पढ़ने के लिए कहता है तो वो कहता है, हो काको मैं स्कूल जावांगा, मैं स्कूल भेज दो, मोको स्कूल भेज दो। अब ये इसमें जावांगा और मैं, इसमें आप लगे रहो व्याकरण में। लेकिन उस एरिया के सब लोग, अध्यापक भी, विद्यार्थी भी और आमजन भी इस बात को समझते हैं कि ये नायक जो है ये क्या कह रहा है। आप बागड़ी में को जैसे कारक होता है ना, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, गए का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। उस गो, उसको, उस गो, आप व्याकरण पे करते रहिए बहस, किसने को क्यों नहीं कहा। पूरा बागड़ इस बात को समझता है, पूरा राजस्थान इस बात को समझता है कि इसने क्या कहा है। आप क्यों व्याकरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। व्याकरण तो समाज है, समाज बता देगा कि इसने गलत बोला ठीक बोला। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण यही तो करता है कि वो हमें शुद्धि और अशुद्धियों का ज्ञान देता है कि इस भाषा में ये अशुद्ध बोला गया, इसमें एक वचन की जगह बहुवचन कर दिया, स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग कर दिया। अरे व्याकरण तो बनता रहेगा। परिनिष्ठित जो भाषाएं होती हैं उनके व्याकरण बनते हैं। बोलियों के कब व्याकरण बनते हैं? जब ये बोली जब भाषा बन जाएगी तो व्याकरण भी बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि व्याकरण पे काम नहीं किया कई लोगों ने व्याकरण पे काम किया है, लेकिन उन्होंने आधार ले लिया प्राय वही अष्टाध्यायी का, संस्कृत व्याकरण का। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, प्राय कहता हूँ कि इतनी संश्लिष्ट जो व्याकरण अष्टाध्यायी के प्रणेता पाणिनि ने बनाई है तो उसका खामियाजा भी संस्कृत को भुगतना पड़ रहा है। मैं रेल को रेलम कहते हुए ही सकता हूँ क्योंकि अष्टाध्यायी मुझे इजाज़त नहीं दे रही, नहीं तो लो पथगामिनी
कोई ज़रूरी नहीं मेरे लिए कहना, मैं रेल को रेलम कह के संस्कृत में उसका प्रयोग करना शुरू कर सकता हूँ। संस्कृत का विकास ही होगा इससे। तो आप व्याकरण के झंझट में ना पड़ें। दूसरी बात, मैं इस वीडियो से कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि इसकी भाषा बनाने की डिमांड की जाए। हाँ, जिस दिन बोली का इश्यू उठ जाएगा और ये बोली राजनीतिक मुद्दा बन जाएगी, खास तौर पर वोट संग्रहण का मुद्दा बन जाएगी, वोट बटोरने का मुद्दा बन जाएगी, उस दिन ये इशू उठ जाएगा, ये वोट दिलवाने का इशू बनेगा। तो और भाषा की वो लोग ही डिमांड अपने आप उठा लेंगे, नेता लोग जिनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो आखिर में मैं एक बात कहता हूँ कि हरियाणवी बोली के विकास में जितना हमने पुराना साहित्य उपलब्ध हुआ है उसको संजोना, उसको सुरक्षित रखना हम सब का दायित्व बनता है। नंबर दूसरे, नए जितने भी लेखक हैं या आज के दौर के जो लेखक हैं उनको उस राजा रानी के किस्सों से, मिथकों से आगे निकलना पड़ेगा, उन मूल्यों से आगे निकलना पड़ेगा जो स्थापित मूल्य हैं, जो औरत को, दलित को हीन दृष्टि से देखते हैं, जिन मूल्यों में जातिवाद है, जिन मूल्यों में धर्म के आधार पर भेदभाव है, और जो मूल्य गरीब और अमीर की खाई को और चौड़ा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, उन मूल्यों को छोड़ना पड़ेगा। हरियाणा में ये कम ही रहा है लेकिन है, और नए मूल्य लेने पड़ेंगे। वो नए मूल्य हमने जो समाज में हैं उनको चुनना पड़ेगा। कुछ नए मुहावरे अपने गढ़ने पड़ेंगे, कुछ नए मूल्य हमें, नैतिक मूल्य जिनको हम कहते हैं, आधुनिक दौर के मूल्य, उनको लेना पड़ेगा। वो महिला को महिला की नज़र की बजाय एक इंसान की नज़र से देखने वाले, एक गरीब को इंसान की नज़र से, मानवता की नज़र से देखने वाले, उसको अपने बराबर का बिल्कुल बराबरी में उसको देखना, अपने इस लेवल पे आकर के देखना। और हक हकूक़ के जितने इश्यू हैं, चाहे वह मज़दूर के हैं, चाहे वो किसान के हैं, चाहे वो कर्मचारी के हैं, चाहे विद्यार्थी के हैं, चाहे लड़कियों के हैं, चाहे युवाओं के हैं, ये जो इश्यू हैं इनको उठा के नई रचना क्रम में एंट्री करनी पड़ेगी। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों को और आगे आना पड़ेगा। ये जो कुल मिला के हरियाणवी बोली का एक विस्तार ये विषय देंगे तो फिर हरियाणवी का स्वरूप भाषा की तरफ अपने आप ही बढ़ेगा। ज़्यादा फर्क नहीं है। आप डायलेक्ट को पिछाड़ें, एक बात। नंबर दूसरे, जो शब्द हैं, शब्द तो वो पलवल में भी वही बोला जाता है, वो पंचकुला में भी वही बोला जाता है। वो बोलने के लहजे में हो सकता है कुछ फर्क हो। आप देखेंगे, एक शब्द है घड़ा, घड़ा, गढ़वा, पंडा, पैंडा, थैड़। अब ये नर्तक की बोली है थैड़, शायद और लोग इसको कम समझें। ये हरियाणवी में गुंजाइश है कि एक एक शब्द के 10-10 पर्यायवाची हैं। ये है, इसमें इसकी ताकत है, ये समृद्धि है हरियाणवी की। थम, थम, तम, तुम, तू, तौ, तैं, थे, एक ही शब्द के कितने रूप हैं। ये अलग अलग एरिया वाइज हम प्रयोग करते हैं। जब हम पढ़ने लगेंगे तो सिर्फ एक ही दो ही चीज़ तो सीखनी है, और क्या है। और ये जो साहित्य जब हम पढ़ते हैं, इसके प्रयोग में आए हुए जो शब्दों को पढ़ते हैं तो अपने आप वो हमारी बोली में आ जाते हैं। आखिरी बात, संस्कृत और उर्दू के शब्द बहुत हैं हरियाणवी में। उर्दू को तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं जा सकता। यदि पूरे हरियाणा की बोली की हम बात करें तो 40-50% हरियाणवी बोली के शब्द जो हैं आपको उर्दू के मिल जाएंगे। एक शब्द है गिलास। मैं समझता हूं कि गिलास जो शीशा, ये शायद अंग्रेजों के आने के बाद में ही आया होगा ये शब्द गिलास, जिसने आप हरियाणवी में गिलास कहने लगे। उससे पहले इसको बखोरा कहते थे। अब बखोरा फारसी का शब्द है, और मतलब कभी भी तो ये महसूस नहीं होता कि ये पराया शब्द है। उर्दू के और कितने शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जो हमारी बोली के हिस्सा है, हिस्सा, उसको उनको छोड़ के नहीं कहा जा सकता। कितने ही शब्द बिल्कुल रोज बोलते हैं हम। छोरे तेरी शात आ रही है, तेरी शामत आवेगी, ये उर्दू का शब्द है। मदरसा, हम बूरा खाते हैं, बूरा जो चीनी से बनता है, बूरा, ये उर्दू का शब्द है।
वास्तु ये जो बाथरूम है जो हम अब बनवाते हैं घरों में, खासतौर पर पहले कम होते थे, घर से बाहर ही बनवाए जाते थे प्राय, और पुराने लोग जो है ना इसको गुस्ल खाना कहते थे। अभी भी सुनते हैं गांव में तो गुस्ल खाना कहते हैं। ये प्योर उर्दू का शब्द है गुस्ल खाना, लेकिन कभी भी महसूस नहीं होता कि ये किसी पराई बोली का शब्द है। मदरसा, हारा, हारा सभी मतलब हरियाणा में सभी लोग समझते होंगे। हारा जो एक ऐसी भट्ठी गुड़ाई को लेकर के आकार की ऐसी भट्ठी होती है जिसमें दूध की कढ़ौनी रखी जाती है गर्म करने के लिए, जिसमें चाट रखा जाता है भैंसों के उसके लिए, बिनोला रंधाने के लिए, या और इस प्रयोग में आती है हारा। ये हारा जो शब्द है ये तो फारसी का शब्द है। पुराने साथी और बहुत जानते हैं, पुराने विद्वान लोग जो है ना, जो अनुभव के वाले लोग जिनके पास बड़ा अनुभव है उम्र के हिसाब से भी और पढ़ाई लिखाई करते हैं जो लोग, वो खूब बता देंगे, सैकड़ों शब्द बता देंगे। हमारे साथी हैं महावीर सिंह दुखी, उनसे मेरी चर्चा होती रहती है कई बार। वो बहुत शब्द ऐसे गिनवाते हैं कि हरियाणवी में उर्दू तो भरी पड़ी है, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी और ये हरियाणवी, ये बागड़ी, ये मेवाती, ये अहिरवाटी, ये ब्रज और बांगरू, कोरवी, नर्दकी, पुआधी, ये जितनी भी बोली भाषाएं और बोलियां मैंने बोली हैं, ये सारी की सारी जब हम इस हरियाणवी बोली में समाविष्ट करेंगे, सम्मिलित करेंगे, तो हरियाणवी का साफ सुथरा सोने वर्गा रूप निखर के भी आएगा। और फिर ये सवाल नहीं आएंगे कि किसको हम हरियाणवी कहें। और अंतिम बात, कल हमारे साथी हैं वो यशपाल शर्मा देश हरियाणा के पेज से बोल रहे थे, और उसमें उन्होंने एक बात कही कि भाई हरियाणवी का दिल होना चाहिए, हरियाणवी दिल, चाहे वो पैंट पहन रहा हो, कोई ज़रूरी नहीं है वो खिंड का धोती वाला ही हो या कोई चुंदड़ी और ये जो चुंडा है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं, दिल से हरियाणवी होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि दिल से हरियाणवी यानी हरियाणवी होने का दिल, हरियाणवी की एक पहचान वो क्या हो सकती है? मैं पूरे निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच सकता, ये प्रश्न भी है कि और लोग भी इसके ऊपर करें विचार कि हरियाणवी को एक शब्द में कहा जाए तो वह हरियाणवी किसा होना चाहिए, इसके ऊपर विचार करें। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे जो मुहावरे हैं ना, हरियाणवी की दो ताकत हैं। एक हरियाणवी का मुहावरा बड़ा बलशाली मुहावरा है हरियाणवी का, और नंबर दूसरे हरियाणवी आदमी का हाजिर जवाबी, तुरंत जवाब देना। तो इसमें जो मुहावरा है, बहुत सारे ऐसे मुहावरे मिलेंगे आपको जो जातिवाद के आधार पर होंगे, जो गरीब अमीर के आधार पर होंगे, जो मजाक में होंगे, जो औरतों पर होंगे, और बहुत सारे ऐसे मुहावरे होंगे जो बिल्कुल वक्त की शान पे परखे हुए होंगे। अपने हरियाणा में प्राय एक बात कही जाती है, न्या की कहिए माँ की ना कहिए। एक बात अगर मैं कहूँ कि हरियाणवी ऐसा होना चाहिए जिसके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाए कि मेरे हरियाणवी होने के ऊपर फक्र मैं जब करूँगा, जब मेरे जहन में, जब मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा में ये बात आत्मसात हो जाए कि भाई न्याय की कहनी चाहिए, माँ की नहीं। चाहे शामी माँ हो और न्याय हो तो मुझे न्याय के पाले में खड़ा होना चाहिए, माँ के पाले में नहीं। एक गुण तो हरियाणवी में ये होना ही चाहिए। अगर ये गुण पकड़ा जाता है, कुछ मुहावरे हमें नए भी गढ़ने पड़ेंगे, जैसे काया राख धर्म होश है, मैंने ग्रागनी में यूज भी किया है, काया राख धर्म होश है, या दुनिया कहती आई आपस में के लड़ मर के क्यों नाश करो मेरे भाई। तो काया राख धर्म होश है, यानी आदमी का धर्म व्यक्तिगत होता है, थोपा नहीं जा सकता। काया के ऊपर जैसे धर्म धार्यते इति धर्म, यानी धारण जो किया जाता है, इसका वही अर्थ है, यानी काया के ऊपर जिसको ओढ़ा जाता है, काया के ऊपर जिसको धारण किया जाता है। हर व्यक्ति अलग अलग अपने विचार से धर्म को ग्रहण कर सकता है। काया राख धर्म, ये एक मुहावरा हो सकता है। ऐसे मुहावरे और भी हो सकते हैं जो अगर पुराने ज़माने में कहा करते, बाण बेटी सबकी एक सी। क्या ये मुहावरा पूरे हरियाणा में कारगर नहीं हो सकता? पूरे हरियाणा का हरियाणवी इस बात के ऊपर एक हो, कुछ भी हो जाए भाई, बाण बेटी सबकी एक सी का मतलब है सब
की कदर, सबकी इज्जत, सबका सम्मान, सबको बराबरी का हक है। तो ये जो बुराइयां हैं, अत्याचार, बलात्कार वगैरह, छेड़खानी की बहुत सारी, तो अगर ये वास्तव में आत्मा में घर कर जाए ये मुहावरा, तो खत्म होती दिखाई देंगी आपको। काम करके खाना, लेके दे दे करके खा ले, यूँ एक मुहावरा है। यदि हम पुरानी चीज़ों से उठाना चाहते हैं तो वहाँ से भी अच्छी चीज़ें तो ली जा सकती हैं। कर मजूरी खा चूरी, कर जोकड़े खा खोसड़े। भाई मजूरी करनी पड़ो, जो मजदूरी करने वाला है, जो मेहनत करने वाला है, वो ने उसने तो कदे कदे चूरी मिल भी सके। लेकिन जो सारी जिंदगी मजोकड़े में, यानी उए हंडन फिरन में, मजाक मस्करी में काट देगा, तो उसके तो खोसड़े लागेंगे अंततः। अब ये मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है ये मुहावरा। काम कर्म हो से तो आपा मारे पार पड़े, समोआणी जानी, यानी परिवर्तनशील संसार है। ये कितने ऐसे मुहावरे हैं जिनको हम अंगीकार कर सकते हैं। एक हरियाणवी बनने के लिए इन मुहावरों को, जब हम कहते हैं ना भाई हमारा पिछोपा बड़ा मजबूत रहा है, तो हमने अपने पिछोपे से ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए और नई चीज़ों को इसमें समाहित करना चाहिए, नए मुहावरे भी गढ़ने चाहिए। तो आप देखोगे कि हरियाणवी बोली में ताकत है जितनी, और ज़्यादा ताकतवर होगी या, और भाषा के समरूप बहेगी और भाषा को भी समृद्ध करेगी। मेरे ख्याल जैसा साथियों ने मेरे से उम्मीद की थी, मैंने कोशिश की है इधर उधर से बातों को इकट्ठा करके कहने की। कितना टाइम हो गया है, तो अगर कुछ घाट बात रह गई हो तो फिर भी बात कर सकते हैं, और कोई गलत बात कही गई हो तो उसके लिए क्षमा। आप सबको मेरा पुनः नमस्कार।